हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। मैं आपके अपने चैनल नयन आईएएस में आपका स्वागत करता हूँ। और दोस्तों, आप मेरे साथ पढ़ रहे हैं बायोलॉजी। बायोलॉजी में हमने एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक देखा, कोशिका। हम क्या पढ़ रहे थे दोस्तों पिछली क्लास में? हम पढ़ रहे थे कोशिका। कोशिका बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है बायोलॉजी का, और यहाँ से सवाल भी पूछे जाते हैं। और ये एक मूलभूत टॉपिक है जहाँ से बहुत सारी चीज़ें आपको आगे चल के काम आती हैं। ठीक है, तो कोशिका जो है, कोशिका में हम लोगों ने इसकी संरचना देखी, इसके प्रकार देखे, और हमने इसमें कुछ कोशिकांग देखे। क्या देखे? कोशिकांग। बहुत सारे कोशिकांग थे जिनको हमने क्रम से देखा, जिसमें क्या क्या चीज़ें देखी हमने इसमें माइटोकॉन्ड्रिया देखा। क्या देखा? माइटोकॉन्ड्रिया देखा। हमने दोस्तों लवक देखा, हमने तारककाय देखा, हमने रसधानी देखी, हमने क्या देखा? हमने लाइसोसोम देखा। ठीक है, बहुत महत्वपूर्ण चीज़ें हैं ये, जिसे आत्महत्या की थैली भी कहा जाता है। रसधानी हमने देखा। हमने और क्या देखा? हमने डीएनए देखा। कहाँ पाया जाता है? नाभिक में। कहाँ पाया जाता है? नाभिक में। हमने आरएनए के बारे में पढ़ा। ये आनुवंशिक गुणों के वाहक हैं, हमने इनके बारे में बहुत अच्छे से पढ़ा समझा पिछली क्लास में। हमने ये सारी चीज़ें बहुत अच्छे से देख ली, जो एक कोशिका के बहुत महत्वपूर्ण अंग हैं। अब दोस्तों, जो पिछली क्लास थी हमारी, इसमें हम लोग कहाँ तक पहुँचे थे? हम लोगों ने देखा था नाभिक के बारे में। नाभिक मतलब क्या? केंद्रक। न्यूक्लियस जो होता है, केंद्रक जो होता है एक कोशिका का, वही हमने देखा। आइए देख लेते हैं कि जो केंद्रक है, केंद्रक का महत्व क्या है और क्या क्या चीजें हम लोगों ने देखी थी। ये क्रम से सबसे पहले देखें हमने क्या क्या देखा था केंद्रक में। चलिए, ये जो केंद्रक है किसी कोशिका का, ये केंद्रक, इसको क्या कहते हैं? न्यूक्लियस। एक कोशिका में प्रायः एक केंद्रक पाया जाता है। एक कोशिका में प्रायः एक केंद्रक पाया जाता है। पहली बात, एक कोशिका में एक केंद्रक। ये कुछ बातें हैं जो बहुत महत्वपूर्ण है, इसको हम रिपीट कर दे रहे हैं। एक कोशिका में एक केंद्रक पाया जाता है। अब देखिए, जो कोशिका होती है, कोशिका में जो केंद्रक होता है, इसकी संरचना कैसे होती है? ये है आपकी कोशिका। इस कोशिका में जो ये केंद्रक होता है, ये झिल्ली से घिरा होता है। केंद्रक झिल्ली से। किससे घिरा होता है? केंद्रक झिल्ली से ये घिरा होता है। और इसके अंदर क्या पाया जाता है? केंद्रक द्रव्य पाया जाता है। ये है आपका कोशिका द्रव्य। कोशिका में कोशिका द्रव्य पाया जाता है। अब ये केंद्रक द्रव्य और कोशिका द्रव्य के बीच में आवागमन के लिए यही झिल्ली, केंद्रक झिल्ली काम करती है। केंद्रक झिल्ली का काम क्या होता है? कोशिका द्रव्य से केंद्रक द्रव्य में वस्तुओं का या पदार्थों का आदान प्रदान करना। तो चलिए, ये हमने देख लिया। न्यूक्लियस का क्या क्या काम है, आखिर न्यूक्लियस होता किस लिए है? देखिए, बहुत सारी प्रक्रियाएं ऐसी होती हैं कोशिका में जिनका नियमन और नियंत्रण केंद्रक करता है। आइए एक एक चीज करके देखते हैं। जो चीजें हो गई थी उसको डिस्कस नहीं करेंगे, अगली चीजें देखते हैं कि क्या चीजें छूट गई थी। केंद्रक के विषय में क्या क्या चीजें छूट गई थी, ये हमको देखना है। देखिए, कोशिका में होने वाली उपापचय की समस्त क्रियाएं, जितनी भी उपापचय क्रियाएं होती हैं, वो समस्त क्रियाएं प्लस रासायनिक क्रियाएं, इनका नियमन कौन करता है? रासायनिक क्रियाओं का, और उपापचय क्रियाओं का नियमन कौन करता है? केंद्रक का काम होता है कि कोशिका में होने वाली जो भी मेटाबॉलिक रिएक्शंस है या अन्य केमिकल रिएक्शंस या रासायनिक क्रियाएं हैं, इनका ये नियंत्रण करे और नियमन करे। एक बार
ये चीज क्लियर हो गई। चलिए ठीक है, अब देखते हैं कुछ जीवों में क्या होता है, कोशिकीय जनन होता है। क्या होता है, कोशिकीय जनन होता है। कोशिकीय जनन मतलब कोशिका में ही जनन होता है, मतलब एक कोशिका से दूसरी कोशिका में विभाजन होता है। तो ये काम किसके द्वारा संपन्न होता है, इसका रेगुलेशन कौन करता है, केंद्रक करता है। ठीक है, केंद्रक ही इसके लिए जिम्मेदार होता है, कोशिकीय जनन के लिए। ठीक है, कोशिकीय जनन के लिए क्या जिम्मेदार होता है, यही जिम्मेदार होता है। अब देखिए इस केंद्रक में पाया जाता है डीएनए, जिसको आपने देखा था डीऑक्सीरिबोन्यूक्लिक एसिड, आपने देखा था कि आनुवंशिक गुणों का वाहक है। इसकी क्रियात्मक इकाई क्या है, क्रियात्मक खंड क्या है डीएनए का, आपने देखा था क्रियात्मक खंड या इकाई क्या था इसका, वो था जीन। जीन इसकी क्रियात्मक इकाई थी। अब ये जो डीएनए होता है, ठीक है, डीएनए की खोज कितने की थी, फ्रेडरिक फिशर। फ्रेडरिक मिसर ने इसकी खोज की थी। फ्रेडरिक मिसर ने किसकी खोज की थी, डीएनए की खोज की थी। दोस्तों डीएनए का जो डबल हेलिक्स मॉडल है, जो काफी प्रचलित है, देखिए इसका जो डबल हेलिक्स मॉडल होता है, जो ये इसका डबल हेलिक्स मॉडल होता है डीएनए का, डबल हेलिक्स मॉडल की खोज किसने की थी, डीएनए के जो डबल हेलिक्स मॉडल था उसकी खोज किसने की थी, उसकी खोज की थी वाटसन और क्रिक ने। ये नाम याद रखिएगा, वाटसन एवं क्रिक। वाटसन क्रिक का नाम किस लिए फेमस है, ये फेमस है इसके डबल हेलिक्स मॉडल के लिए, डबल हेलिक्स मॉडल के लिए। इसके डबल हेलिक्स मॉडल की खोज किसने की थी, वाटसन एंड क्रिक। ये सवाल पूछा जाता है। और डीएनए की खोज किसने की थी, डीएनए की खोज किसने की थी, इनकी खोज किसने की थी, फ्रेडरिक मिशर ने। फ्रेडरिक मिशर ने डीएनए की खोज की थी। डबल हेलिक्स मॉडल की खोज किसने की थी, वाटसन एंड क्रिक ने। तो ये डीएनए के बारे में महत्वपूर्ण चीजें हैं। डीएनए क्या करता है, आनुवंशिक गुणों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ले जाता है। इतना जो है आपको एकदम क्लियर हो गया। चलिए ठीक है, चलिए आगे की चीजों को देख लेते हैं। अब ये देखिए क्या जो है केंद्रक, ये जो डीएनए होता है क्या केंद्रक में ही पाया जाता है, ये इंपॉर्टेंट बात है। जो केंद्रक होता है किसी कोशिका का, जो हम डिस्कस कर रहे हैं, ये केंद्रक, मान लीजिए कोशिका है, ये इसका केंद्रक है। तो क्या ये डीएनए जो होता है ये सिर्फ इसी केंद्रक में ही पाया जाता है, या और कोई कोशिकांग होता है जहां इसकी उपस्थिति होती है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर कोशिका द्रव्य में और दो पदार्थ होते हैं, माइटोकांड्रिया, माइटोकांड्रिया, और एक होता है लवक, प्लास्टिस, जिसे हमने पढ़ा प्लास्टिड, प्लास्टिड, जिसको लवक पढ़ा, जिसमें हमने अवर्णीय लवक, वर्णीय लवक और हरित लवक देखा। तो प्लास्टिस में एक होता है हरित लवक, जिसको हम क्या कहते हैं, क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट मतलब हरित लवक होता है जो प्रकाश संश्लेषण के लिए उत्तरदायी होता है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, डीएनए जो होता है केवल केंद्रक में नहीं पाया जाता, केंद्रक के अलावा दो कोशिकाएं में और पाया जाता है। ये महत्वपूर्ण बात है, इसको आप गांठ बांध लीजिएगा। माइटोकांड्रिया में भी पाया जाता है और हरित लवक में भी पाया जाता है। ये थोड़ा टिपिकल इंफॉर्मेशन है, आपको याद रखना चाहिए। तो एक चीज तो आपको ये पता चल गई। अब दोस्तों ये जो नाभि, ये होता है हमारा केंद्रक, कोशिका में पाया जाने वाला केंद्रक। क्या सजीव कोशिका में हर जगह, हर कोशिका में केंद्रक की उपस्थिति होती है, या कुछ कोशिकाएं ऐसी होती हैं जिसमें केंद्रक नहीं पाया जाता? तो देखिए, मनुष्य की जो बाहरी त्वचा है, मनुष्य की त्वचा की जो बाहरी परत है, इसमें केंद्रक नहीं पाया जाता। और आँख की जो लेंस है, आँख का जो लेंस है, लेंस की कोशिकाओं में, मतलब दो चीजों में केंद्रक का अभाव होता है। आप ध्यान दीजिएगा, केंद्रक कहाँ कहाँ नहीं पाया जाता? पहला, मानव त्वचा
कि बाहरी परत की कोशिकाओं में, बाहरी परत की कोशिकाओं में और दूसरा कहाँ नहीं पाया जाता, नेत्र के लेंस की कोशिकाओं में। अगर ये सवाल बने तो आप याद रखिएगा, दो जगह की कोशिकाएं, ऐसी कोशिकाएं होती हैं जहां केंद्र की क्या होती है, अनुपस्थिति होती है। वो कहाँ कहाँ की होती हैं, मानव त्वचा की बाहरी परत की कोशिकाएं और नेत्र के लेंस की कोशिकाएं। और एक चीज हमने यहाँ क्या देखी, जो ये केंद्रक होता है, इसमें जो डीएनए होता है आनुवंशिक गुणों का वाहक, ये जो होता है माइटोकॉन्ड्रिया में भी पाया जाता है और हरित लवक में भी पाया जाता है। ये बात आप ध्यान रखिएगा, ये दो विशेष बातें हो गई। चलिए ठीक है, अब देखिए, अब हमने ये देखा था केंद्रक, केंद्रक के अंदर एक जो है क्या होती है, केंद्रिका होती है। केंद्रिका किसके लिए जिम्मेदार होती है, आरएनए के संश्लेषण के लिए। ये केंद्रक है ना, ये केंद्रक है, इसके अंदर केंद्रिका पाई जाती है। क्या पाई जाती है, केंद्रिका। ये केंद्रिका एक नहीं पाई जाती, कई हजार हो सकती है। यह होती है जिम्मेदार आरएनए के संश्लेषण के लिए। किसके लिए, आरएनए के संश्लेषण के लिए। आरएनए के संश्लेषण के लिए केंद्रिका की उपस्थिति अनिवार्य होती है। अब देखिए आगे देखते हैं हम, अब देखते हैं दोस्तों गुणसूत्र के बारे में थोड़ा सा समझ लेते हैं कि गुणसूत्र क्या है। गुणसूत्र क्या है ये देखते हैं। गुणसूत्र या सेंट्रोसोम। गुणसूत्र के बारे में ये जान लीजिए कि गुणसूत्र जो होते हैं ये हर मनुष्य में कितने पाए जाते हैं, हर मनुष्य में कितने पाए जाते हैं, हर मनुष्य में ये पाए जाते हैं 22 जोड़े तो पाए जाते हैं समान, मतलब 44 गुणसूत्र। और जो एक जोड़ा होता है, एक जोड़ा होता है, ये होता है विपरीत। किसमें, पुरुष में अलग होता है और स्त्री में क्या होता है, ये अलग होता है। ठीक है, ये 44 गुणसूत्र मतलब 22 गुणे 2। 22 गुणे 2 का मतलब हो गया कि 22 जो है, 22 जोड़े किस में पाए जाएंगे, पुरुष में पाए जाएंगे, 22 जोड़े स्त्री में पाए जाएंगे। मतलब 44 जोड़े दोनों में एक जैसे होते हैं। लेकिन ये जो 23वां जोड़ा होता है, 23वां जोड़ा जो होता है वो पुरुष में क्या होता है, XY होता है और स्त्री में क्या होता है, XX होता है। ये आपको याद रखना है। मतलब ये लिंग गुणसूत्र होता है, लिंग गुणसूत्र। ये लिंग गुणसूत्र क्या होता है, ये पुरुष और स्त्री में दोनों में अलग अलग होता है और यही जिम्मेदार होता है बच्चों की उत्पत्ति के लिए कि वो बच्चे लड़के होंगे या लड़कियां होंगी। मतलब ये याद रखिएगा कि 22 जोड़े दोनों में समान होते हैं। ठीक है, 44 स्त्री में पाया जाता है, 44 पुरुष में पाया जाता है। ये पुरुष में, ये स्त्री में, यही अंतर होता है 23वें वाले जोड़े में। अब देखिए बहुत महत्वपूर्ण बात है, आपने देखा होगा गांव में लड़की होने के लिए औरत को दोष दिया जाता है कि वो बच्चे में लड़की पैदा कर रही है। अगर बच्चा पैदा करे तो बच्चे में लड़की संतान हो रही है, लड़का नहीं हो रहा है। इसके लिए दोष दिया जाता है हमेशा माताओं को या औरतों को, लेकिन वास्तव में बच्चा लड़का होगा या लड़की होगी, इसके लिए जिम्मेदार किसका गुणसूत्र होता है, ये पुरुष का होता है। अब यहाँ देखिएगा कैसे, मान लीजिए अगर यहाँ से एक गुणसूत्र आया X और यहाँ से एक गुणसूत्र आया X, तो ये क्या हो गया, लड़की हो गया। अब यहाँ देखिए दोनों X हैं, यहाँ से कोई भी आएगा X ही आएगा, लेकिन अगर यहाँ से आएगा तो एक बार X आ सकता है तो एक बार Y आ सकता है। मान लीजिए अब की बार Y आया तो XY हो गया, तो ये क्या हो गया, लड़का हो गया। मतलब लड़का तब होगा जब पुरुष की तरफ से Y गुणसूत्र आएगा, और अगर पुरुष की तरफ से X गुणसूत्र आया तब क्या होगा, तब लड़की होगा। और औरत की तरफ से या महिला की तरफ से तो हमेशा X ही आएगा। तो इसका मतलब आपको पता चल गया कि लिंग गुणसूत्र में XY पुरुषों का होता है, डबल X जो है किसका होता है, महिलाओं का। तो अगर पुरुष की तरफ से Y और आएगा और स्त्री की तरफ से जब X तो आता ही है तो लड़का उत्पन्न होगा, और नहीं तो अगर X पुरुष की तरफ से आता है तब क्या होगा,
हमेशा लड़की पैदा होगी, ठीक है। अर्थात लड़का या लड़की के लिए जिम्मेदार किसका गुणसूत्र है? पुरुष का है, न कि महिलाओं का, ठीक है। चलिए एक चीज एक क्लियर हुई। अब देखिए आगे देख लिया जाए। अब दोस्तों ये चीज आपको समझ में आ गई, गुणसूत्र वाली बात। अब देखिए गुणसूत्र जो है क्लियर हो गया, गुणसूत्र भी हमारा क्लियर हो गया। चलिए अब आगे हमको क्या देखना है? पादप कोशिका हमने देख ली, हमने जो है जंतु कोशिका भी देख ली। अब थोड़ा सा देखते हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, आपके लिए जरूरी है एकदम क्लियर समझ होना कि अगर आपको ये समझना हो कि पादप कोशिका में कौन से कोशिकांग पाए जाते हैं, कौन से कोशिकांग दोनों में पाए जाते हैं, और कौन से कोशिकांग ऐसे होते हैं जो केवल जंतु कोशिका में पाए जाते हैं। इसको बहुत अच्छे से आप समझ लीजिए, एक एक करके हम इसको आपको बताने जा रहे हैं। अब देखिए हमको क्या पढ़ना है? पादप और जंतु कोशिका में अंतर। हमको क्या पढ़ना है? पादप और जंतु कोशिका में अंतर समझना है, ठीक है। अब यहाँ पर हम लिख लेते हैं पादप कोशिकाओं को और यहाँ देख लेते हैं हम जंतु कोशिकाओं को, ठीक है। दोनों को हम एक एक करके समझेंगे। अब देखिए अब यहाँ पर देखते हैं सबसे पहला पॉइंट जो देखते हैं, तो पादप कोशिकाओं में क्या होता है? त्रिस्तरीय कोशिका भित्ति पाई जाती है। कोशिका भित्ति जिसको हम क्या कहते हैं? जिसको हम क्या कहते हैं? सेल वाल। कोशिका भित्ति को क्या कहते हैं? सेल वाल पाई जाती है। वो कैसी होती है? त्रिस्तरीय कोशिका भित्ति पाई जाती है। जंतु कोशिका में क्या होता है? यहाँ पर इसमें जो है इसका अभाव, इसमें अभाव होता है। त्रिस्तरीय जो कोशिका भित्ति पाई जाती है ये निर्जीव होती है, मैं बता चुका हूँ, ध्यान दीजिएगा, निर्जीव होती है। और ये किसकी बनी होती है? सेलुलोज की। किसकी बनी होती है दोस्तों? सेलुलोज की। आपने इसके पहले पढ़ा होगा कि पादप कोशिकाओं में सेलुलोज की बनी हुई बाहरी परत पाई जाती है जो कि कठोर हो जाती है, निर्जीव हो जाती है। अब सेलुलोज की जो ये परत होती है ये पादपों में जो पाई जाती है, इसका पाचन मनुष्य नहीं कर सकता, ठीक है। आपने देखा होगा कि मनुष्य इसका पाचन नहीं कर सकता। इसको पचाने के लिए कुछ रुमंथी जीव होते हैं, रुमंथी शाकाहारी जानवर, जिनकी आंतों में रुमंथी जो है कुछ ऐसे बैक्टीरिया पाए जाते हैं जो सेलुलोज का पाचन करते हैं। अगर हम लोग इनका इस्तेमाल करेंगे तो क्या होगा? पचेगा नहीं, लेकिन ये फाइबर का काम करता है और हमारी आंत की ये सफाई करता है। फाइबर पचता नहीं है क्योंकि ये सेलुलोज होता है, लेकिन ये क्या करता है? हमारे पेट की सफाई करता है ताकि जो अपशिष्ट पदार्थ हैं शरीर से बाहर निकल सके। इसलिए हमें फाइबर चीज़ों को लेने की सलाह दी जाती है। ये पचते नहीं हैं, लेकिन बाकी अनपचे भोजन को या वर्ज्य पदार्थों को साफ करते हैं, पेट से बाहर निकालने में, आंत से बाहर निकालने में मदद करते हैं। एक तरह से झाड़ू लगाने का काम करते हैं। तो ये जो सेलुलोज की परत होती है, ये सेलुलोज की परत यही है सेल वॉल। ये निर्जीव होती है, ये पाई जाती है पादप कोशिकाओं में, लेकिन ये जंतु कोशिकाओं में इसकी अनुपस्थिति होती है। तो जंतु कोशिकाओं में क्या पाई जाएगी? ये सेल है, इसके ऊपर जो है जीव द्रव्य झिल्ली पाई जाती है। जीव द्रव्य झिल्ली पाई जाती है, कोशिका झिल्ली पाई जाती है जो जीव द्रव्य को कवर करती है, जीव द्रव्य को क्या करती है? सुरक्षित रखती है। इसको हम सेल मेम्ब्रेन भी कहते हैं, कोशिका झिल्ली भी कहते हैं। तो एक पॉइंट आपको क्लियर हुआ। इसमें क्या पाया जाता है? इसमें जो है वो पाया जाता है, कोशिका भित्ति पाई जाती है, और इसमें कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती बल्कि कोशिका झिल्ली पाई जाती है। इसमें त्रिस्तरीय होती, इसमें द्विस्तरीय होती। अब आगे दूसरा पॉइंट देख लेते हैं। दूसरा पॉइंट बहुत महत्वपूर्ण है, पर्णहरित, जिसको हम क्या कहते हैं? क्लोरोफिल। क्लोरोफिल। अब क्लोरोफिल जो है पादप कोशिकाओं में पाया जाता है। पादप कोशिकाओं में क्लोरोफिल पाया जाता है, और जैसा कि हम जानते हैं क्लोरोफिल का काम क्या है? हरित लवक का काम क्या है? ये
सूरज की रोशनी कार्बन डाइऑक्साइड, जल और खनिज संसाधनों की मदद से क्या करता है, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया पूरी करता है। फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया पूरी करता है, जो भोजन बनाने की प्रक्रिया कही जाती है। ठीक है, तो क्लोरोफिल बहुत महत्वपूर्ण जो है भाग है किसी भी पादप कोशिका का। ये केवल पादप कोशिकाओं में पाया जाता है, जंतु कोशिकाओं में ये नहीं पाया जाता। इसमें क्या होता है, अनुपस्थित होता है। इसमें क्या होता है, ये अनुपस्थित होता है और इसमें क्लोरोफिल पाया जाता है। अच्छा, पादप कोशिकाओं में जो आगे कुछ कोशिकाएं हैं जिनको पादप कह भी सकते हैं या नहीं भी कहें, कवक में ये नहीं पाया जाएगा, जीवाणुओं में ये नहीं पाया जाएगा। कवक या जीवाणु जिसमें कुछ प्रजातियों को जो है पादप में शामिल भी किया गया है, उसमें ये पर्णहरित नहीं पाया जाता है, इसलिए ये स्वपोषी नहीं होते, अपना भोजन खुद नहीं बना सकते। तो पर्णहरित आपने देखा, पर्णहरित किसमें पाया जाएगा, पादप में, और इसमें ये क्या होगा, अनुपस्थित होगा। इसमें ये क्या होगा, अनुपस्थित होगा। अब देख लेते हैं तारककाय। तारककाय या सेंट्रोसोम। तारककाय एक कोशिकांग है दोस्तों, तारककाय, या जिसको हम कहते हैं सेंट्रोसोम। सेंट्रोसोम या तारककाय, इसमें क्या होता है, उपस्थित होता है, और इसमें क्या होता है, अनुपस्थित। तारककाय जो है पादप कोशिकाओं में अनुपस्थित होता है, लेकिन ये जंतु कोशिकाओं में उपस्थित होता है। तो कुछ विशेष बात होगी कि जंतु कोशिकाओं में काहे उपस्थित होगा। इसका रीजन होता है कि ये कोशिका विभाजन में मदद करता है। कोशिका विभाजन जब जंतुओं में होती है, कोशिकाएं विभाजित होती हैं, तो कोशिका विभाजन में ये क्या करता है, मदद करता है। कोशिका विभाजन में तारककाय मदद करता है। केंद्रक के चारों ओर ये पाई जाती है। ठीक है, केंद्रक के चारों ओर पाई जाती है, तारककाय पाई जाती है। अब आता है सबसे एक और महत्वपूर्ण कोशिकांग है लाइसोसोम। वो क्या है दोस्तों, लाइसोसोम। आइए लाइसोसोम को देख लिया जाए। ये क्या है, लाइसोसोम क्या है, लाइसोसोम। लाइसोसोम भी क्या होता है, पादप कोशिकाओं में क्या होता है, अनुपस्थित होता है। इसमें क्या होता है, जंतु कोशिकाओं में ये उपस्थित होता है। अच्छा, लाइसोसोम करता क्या है, मैंने आपको बताया था कि जंतु कोशिकाओं में ये पाया जाता है लाइसोसोम, और इसका काम क्या है, ये कोशिका द्रव्य में बिखरे होते हैं। जैसे ये कोशिका द्रव्य है, इसमें ये बिखरे होते हैं, थैली नुमा होते हैं। अब देखिए, किसी भी वजह से, उपापचयी प्रक्रिया से या किसी भी कोशिकीय विकार से, जब कोशिकाओं का जो है विभाजन होता है, इस दौरान किसी भी वजह से क्या होती है, जब कोशिकाओं में टूट फूट होती है, क्या होती है, टूट फूट, या मान लीजिए किसी वजह से हो सकती है, किसी उपापचयी प्रक्रिया से, उपापचयी प्रक्रिया से कोई भी विकार इसमें उत्पन्न होता है, तो कोशिकाएं टूट फूट जाती हैं। तो जब टूट फूट जाती हैं तो लाइसोसोम जो एक थैली के रूप में होते हैं, ये क्या होते हैं, फट जाते हैं। जब ये फट जाते हैं तो उनके अंदर का जो द्रव्य होता है वो बाहर आ जाता है। इसमें क्या होता है, जल अपघटनीय पदार्थ होते हैं, जल अपघटनीय पदार्थ होते हैं, जल अपघटनीय पदार्थ होते हैं। तो ये क्या करते हैं, ये टूटी फूटी कोशिकाओं के अंगों को क्या करते हैं, पचा डालते हैं। ये क्या करते हैं, पचा डालते हैं। इनमें ये क्षमता होती है कि उनको पचा सकते हैं, जल अपघटित कर देते हैं। तो ये पचाने की वजह से क्या होता है, ये कोशिका जो है क्या होती है, मृत हो जाती है। कोशिका मृत हो जाती है, मर जाती है, इसीलिए इसको कोशिका की आत्महत्या की थैली कहते हैं, लाइसोसोम को। अब ध्यान दीजिएगा, ये तो इसका निगेटिव पॉइंट है, लेकिन प्लस पॉइंट ये है कि ऐसा होता है और आवश्यक भी है। मान लीजिए बाहर से जो जीवाणु विषाणु आते हैं, उनको भी मारने का लाइसोसोम काम करती है। या बाहरी जो पदार्थ हैं, बाहरी जो भी पदार्थ हैं वो आते हैं, अवांछित पदार्थ होते हैं, उनको ये पचाने का काम करती है। और अनावश्यक जो कोशिकांग है, मान लीजिए कोशिका में टूट फूट हुई, तो टूट फूट होगी तो कुछ वर्ज्य पदार्थ भी होंगे, वर्ज्य कोशिकांग भी होंगे, तो वो जो है इसके द्वारा पाचित हो जाते हैं, इसके द्वारा पाचित हो जाते हैं। किसके द्वारा, लाइसोसोम के द्वारा। तो
तो आत्महत्या की थैली भले कहा जाता है, लेकिन इसका एक महत्व है, साफ सफाई के लिए इसका एक महत्व है, साफ सफाई के लिए और वर्ज्य पदार्थों को पाचित करने के लिए। तो लाइसोसोम हमने देखा पादप कोशिकाओं में ये उपस्थित नहीं होता, जंतु कोशिकाओं में ये उपस्थित होता है, और यहाँ इसका क्या काम है ये भी हमने अच्छे से देख लिया। आइए और चीज़ों को देख लिया जाए, और देख लिया जाए कि क्या कोई अंग ऐसा है। रसधानी देख लिया जाए। रसधानी, रसधानी क्या क्या है? रसधानी रसधानियों में कोशिका रस भरा होता है। क्या भरा होता है? कोशिका रस। अब ये इसमें जो है क्या होती हैं? उपस्थित होती हैं। इसमें क्या होती हैं? उपस्थित। इसमें जो है ये प्रेजेंट होती हैं, उपस्थित होती हैं। और जंतु कोशिकाओं में इनकी क्या होती है? अनुपस्थिति होती है, मतलब ये अनुपस्थित होती है। रसधानियाँ जंतु कोशिका में नहीं पाई जाती, वहीं पादप कोशिकाओं में इनकी क्या होती है? उपस्थिति होती है। तो आप इनको भी ध्यान रखिएगा कि रसधानियाँ केवल पादप कोशिकाओं में पाई जाती हैं, जंतु कोशिकाओं में ये नहीं पाई जाती। ठीक है दोस्तों, तो चलिए ये भी चीज़ आपको क्लियर हो गई। अब देखिए पादप कोशिका जंतु कोशिकाओं में जो महत्वपूर्ण अंतर है वो यही है। एग्जाम की दृष्टि से आपको इन्हीं कोशिकाओं को अच्छे से याद करना है कि रसधानी पादप कोशिकाओं में पाई जाती है, इसमें कोशिका रस भरा होता है, जंतु कोशिका में ये बिल्कुल नहीं पाई जाती। लाइसोसोम जो आत्महत्या की थैली है बहुत महत्वपूर्ण है। ये आत्महत्या की थैली किसमें फंक्शन करती है? जंतु कोशिका में करती है, न कि पादप कोशिका में। कैसे ये काम करती है? आपने देखा है कि किसी टूट फूट की वजह से या उपापचय विकार की वजह से लाइसोसोम फट जाते हैं और कोशिकाओं का पाचन कर लेते हैं। ठीक, इसलिए इसको आत्महत्या की थैली कहते हैं। तारक काय हमने देखा, सेंट्रोसोम, तारक काय देखा। इसी तरह हमने बहुत सारी चीज़ों को देखा, लवक को देखा। लवक में हरित लवक को देखा, तो हरित लवक या क्लोरोफिल किसमें पाया जाता है? ऑब्वियसली बात है, आपको पता है कि हरित लवक किसमें पाया जाता है? पादप कोशिकाओं में पाया जाता है, जो भोजन बनाने का काम करती है। अगर यही हरित लवक जंतु कोशिकाओं में पाया जाता है तो जंतु जो है पादप पे भोजन के लिए निर्भर न होते, बल्कि वो भी अपना भोजन खुद बना सकते प्रकाश संश्लेषण की मदद से। यही एक चीज़ डिफर कर देती है जंतु कोशिकाओं को पादप कोशिकाओं से, बहुत महत्वपूर्ण स्तर पे। ठीक है, ये बहुत महत्वपूर्ण चीज़ें थी जो जंतु कोशिका और पादप कोशिकाओं में अंतर को स्पष्ट करती है। तो दोस्तों ये कोशिका से संबंधित ये चीज़ आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। कोशिका में एक टॉपिक और बचा है दोस्तों, वो है कोशिका का विभाजन। कोशिका का विभाजन हम लोग अच्छे से समझेंगे और इसको पढ़ने के बाद हमारा कोशिका का टॉपिक पूरी तरह से ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद है इतनी चीज़ें आपको अच्छे से समझ में आई होंगी। महत्वपूर्ण टॉपिक है, इसलिए एक टॉपिक में और हम कोशिका को ख़त्म करेंगे और उनसे जुड़े कुछ चीज़ों को देखेंगे जो एग्ज़ाम्स में पूछी जाती हैं, फिर हम एक नए टॉपिक की तरफ बढ़ेंगे दोस्तों। तो आज के लिए दोस्तों बस इतना ही। आप अच्छे से अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू करिए और कोई भी समस्या आती है तो आप कमेंट करिए, हमसे जुड़िए दोस्तों। नए IAS यूट्यूब चैनल में आप बराबर बने रहें, अपनी तैयारी को एक नई दिशा देते रहें। हम आपके साथ हैं, आपके सहयोग और मार्गदर्शन के लिए। हमारा मार्गदर्शन और आपकी मेहनत दोस्तों। तो उम्मीद है इसी तरह आपसे जो है अगली क्लास में मुलाकात होगी। तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद।